इसे कहते हैं निशाने पर तीर लगना। मतलब आर्यन खान ने सीरीज बनाई बेड्स ऑफ बॉलीवुड, और उसके अंदर पहले एपिसोड के अंदर ही एक ऐसा तीर मारा था जो एकदम सही निशाने पर जाके लगा है, और जिसको लगा है वो तड़प उठा है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स। यार, हिंदी में बहुत सारी कहावत है जूते को भिगो भिगो के मारना। ये सुना होगा आपने कि एकदम जूते भिगो ले फिर मारे जा रहे हैं। मतलब जूते लगते तेज हैं, भीगने के बाद और तेज लगते हैं। एक कलाकार की यही खासियत होती है, उसके पास ऐसी पावर है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। एक कलाकार जब अपना बदला लेता है तो ऐसा लेता है कि सामने वाला तड़प उठता पर कह कुछ नहीं पाता। ये सबसे दिलचस्प चीज अब इसके अंदर हुआ क्या है, सबसे ताजा वो ये हुआ है बेड्स ऑफ बॉलीवुड के अंदर आर्यन खान ने अपने पहले एपिसोड के अंदर एक करेक्टर को पेश किया था, और वो करेक्टर को जब पेश किया उसके बाद में समीर वानखेड़े भड़क गए। समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट पे 2 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया है। समीर वानखेड़े कौन, आप कहेंगे यार ऐसे नाम याद नहीं आ रहा। अगर आपने पहला एपिसोड देख लिया होगा तो आपको नाम भी याद आ जाएगा। पहले एपिसोड में एक शानदार पिक्चराइजेशन है। एक आदमी गाड़ी से उतरता है, ड्रग्स कंट्रोल ब्यूरो टाइप का वो बंदा है, और अपना बिल्कुल दबंग स्टाइल के अंदर करते करते ना वो उतरता है, और एक कोई स्मोकिंग कर रहा होता है, जॉइंट वॉइंट फूंक रहा होता है, माल फूंक रहा होता है। उसके पास बंदा पहुंचता है और कहता है कि तुम ड्रग्स कर रहे हो, तुम बॉलीवुड से हो, तुम ड्रग्स ले रहे हो, तुम्हें मैं अरेस्ट करता हूँ। तो अब फिरकी देखिए, फिरकी यहाँ शुरू होती है। फिरकी कहता है मैं तो बॉलीवुड से हूँ ही नहीं, वो उधर बॉलीवुड से है। सामने एक एक्टर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो उसका रुख घूम जाता है। मतलब जो जॉइंट पी रहा है, जो माल फूंक रहा है, उसको छोड़ के उस बंदे का रुख उस बंदे की तरफ घूम जाता है जो बॉलीवुड से और जो कुछ नहीं कर रहा है। अब वो उसको पकड़ के गाड़ी में ठूंस के ले जाते हैं, और इसी बीच में 2-3 डायलॉग करवा लेते हैं। मेरा नाम जानते नहीं हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट ये, अब फिरकी लेना मैं क्यों कह रहा हूँ, पूरा एपिसोड आया इसके अंदर, छोटा सा पार्ट था, इसके अंदर नाम ही नहीं लिया कैरेक्टर ने बस ये बोला कि मैं ड्रग्स के खिलाफ ये चलता हूँ, और रटी रटाई एक स्क्रिप्ट पहले बंदे के सामने जाके बोलता है कि मैं ड्रग्स को सहन नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता टाइप की बातें, ठीक है। फिर सेम स्क्रिप्ट दूसरे बंदे के सामने जाके बोलता है। मतलब रटी रटाई स्क्रिप्ट, ये व्यंग्य सटायर है ज़बरदस्त। इसके बाद वो बंदे का नाम कहीं नहीं, बस ये मुझे ड्रग्स पसंद नहीं एंड ऑल दैट। अच्छा, जैसे ही ये केस आया सब हंस हंस के पागल हो गए। क्यों? क्योंकि आर्यन खान के साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। एक पार्टी के अंदर गए थे, वहां पे चुन चुन के लोगों को पकड़ा गया कि ड्रग्स ले रहे हैं। अब वो पकड़ने वाले कौन शख्स थे? पकड़ने वाले शख्स थे समीर वानखेड़े। अच्छा, समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने आर्यन खान को पकड़ा और कुछ लोगों को पकड़ा। उनके पास से बरामदगी दिखाई। आर्यन खान के पास ना तो बरामदगी दिखाई, ना उसको पीते हुए मतलब साबित हुआ कुछ भी, बस पकड़ के ले गए। और अंदर खाने में उस समय मैं जॉब कर रहा था, मीडिया के अंदर ही था, बड़े न्यूज़ चैनल के अंदर था, तो हम लोगों के अंदर खाने बात हो रही थी, खेल क्या हो रहा है ये। अच्छा, एक तरफ चलता था कि नशेड़ी 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 करके, बहुत सारे टीवी चैनल्स में आपने देखा होगा कि अब शाहरुख खान के बेटे को ऐसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करी जा रही थी, बिगड़ैल रईस ज़्यादा एंड ऑल दैट। वहीं हम जैसे सेंसिबल लोग भी थे जो सवाल पूछ रहे थे, यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, आप सबूत क्या दिखा रहे हो, आप कर क्या रहे हो, आप दिखाना क्या चाह रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे, और दिन ब दिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हुई वो सवाल बड़े होते गए। क्योंकि भाई जिस तरह से अरेस्ट किया गया और जिस तरह हीरो बने गए, और वो सारी चीज़ें एकदम अब सबके सामने, पिक्चर्स वगैरह जो थी सबके सामने, उस समय के पूरा दौर की चीज़ें याद ताज़ा हो जाती हैं। अब जब मौका मिला आर्यन खान को, उसने पहली वेब सीरीज़ के अंदर उस जैसा लुक अलाइक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन नाम नहीं लिया। उस कैरेक्टर का कोई नाम ही नहीं है, बस ये बताया, रेफरेंस है कि भाई मैं ड्रग्स वाले से हूँ। अब लोगों के लिए हंसने का मुद्दा है, आर्यन खान के लिए दुख का मुद्दा था, दर्द का मुद्दा है। 3 हफ्ते जेल में बिताने पड़े थे आर्यन खान को इस वजह से, और एक फॉल्स केस में। फॉल्स इसलिए कह रहे हैं कि साबित तो कभी हुआ ही नहीं। अगर साबित हो जाता तो हम फॉल्स केस नहीं कहते। कभी साबित नहीं कर पाए इस बात की कि आर्यन ने ड्रग्स लिए थे या ड्रग्स के चक्कर में अंदर थे। तो भाई इसके बाद में आप ये देखेंगे कलाकार की पावर की, जहां से हमने बात शुरू करी, आर्यन खान ने अपनी पावर दिखाई, ऐसे डायरेक्ट करा, और डायरेक्ट करके ऐसी फिरकी ली। उसके बाद लोगों के सामने क्लियर है कि किसके बारे में बात हो रही है और क्यों बात हो रही है। उस इंसान को मिर्ची लग गई, 2 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया। ये हुआ डिफेमेशन केस में, और कह रहे हैं कि भाई मैं पैसा अपने लिए नहीं मांग रहा, ये मैं किसी ट्रस्ट को दान कर दूंगा एंड ऑल दैट। लेकिन भैया, या तो आप तब भी सुर्खियों में आने के लिए ऐसा कर रहे थे और अब भी सुर्खियों में आने के लिए ऐसा कर रहे थे, जो करा है ये पूरा ड्रामा। खैर, लेकिन यही काम शाहरुख खान ने किया है, फिरकी लेने का काम, और वो भी आर्यन के केस के बाद में। आर्यन के केस के बाद में जवान बनाई गई, रेड चिली इंटरटेनमेंट ने फिल्म बनाई, और उसके अंदर एक डायलॉग था। वो डायलॉग का रेफरेंस भी यहीं से जुड़ता है जाके, कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। जो शाहरुख खान ने डायलॉग जोड़ा था, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा था ही नहीं कहीं से भी।
शाहरुख खान ने ये इस जो जोड़ा था वो इम्प्रोवाइज़ किया था, और जो उसका फ़ील था, जो उनका फ़ील था, उस फ़ील को लेके उन्होंने ये जो जुमला था, ये डायलॉग था, वो जोड़ा था, और ये पूरी फ़िल्म का सबसे धमाकेदार डायलॉग रहा है ये फ़िल्म का। और उस समय भी हमने कहा था कि भाई आर्यन खान से सीधा-सीधा कनेक्शन इसका है, और सीधा-सीधा सबको कह दिया कि भैया आप बेटे को हाथ लगा के अच्छा नहीं किया। बाप ने जो किया सो किया, बेटे ने भी धमाकेदार काम कर दिया यार। वही काम किया है जो उस डायलॉग के ज़रिए हुआ था, यहाँ तो डायलॉग भी नहीं लगवाया गया। तो कलाकार से पंगा लेना हमेशा भारी पड़ता है, क्योंकि उनके पास कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा कि समीर वानखेड़े का नाम अभी तक कहा था कि ऐसा शायद समीर वानखेड़े का रोस्ट किया गया है, लेकिन पूरी सीरीज़ में समीर वानखेड़े का नाम नहीं था। अब लेकिन हर कोई ये कहेगा कि भाई समीर वानखेड़े को मिर्ची लगी, यानी वो शख्स समीर वानखेड़े ही है। आप समझ रहे हैं, डिफेमेशन में जब केस जाएगा तो नाम तो किसी का लिया नहीं है, और डिस्क्लेमर साथ में लगा हुआ है कि भाई इस जो OTT सीरीज़ है या धारावाहिक है, जो भी कह लीजिए, उसमें दिखाए गए सभी पात्र काल्पनिक हैं, उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर से नाम भी नहीं है। तो भैया वो साबित कैसे करेंगे कि मानहानि है, और मानहानि किस चीज़ की हुई है? अब चर्चा होगी तो फिर ये भी होगी भैया केस तो फॉल्स था, समीर वानखेड़े साहब यहाँ तो चुप रह जाना बनता था वैसे, लेकिन आप बोल रहे हैं तो अब सबकी उंगलियां तो आपकी तरफ ही उठेंगी कि भैया वो जो दबंग स्टाइल में करता वो आता है ना कि मैं ड्रग्स के खिलाफ हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, और जाके बॉलीवुड वालों को पकड़ के ले जाता और किसी को नहीं पकड़ता। अब ये सवाल तो उठेगा, अगर आपको मिर्ची लगी, क्या ये वो आप ही शख्स थे या कोई और शख्स था? बस जाते जाते समीर साहब से मेरे 2-3 सवाल हैं। नंबर 1 सवाल ये है कि भाई ऐसे केस में आप डिफेमेशन कैसे हासिल कर लेंगे जिसमें आपका नाम तक नहीं है? ठीक है, मतलब एक तो होता है कि नाम लिया गया हो, आरोप लगाया गया हो, एक रोस्ट किया गया बेसिकली, और पूरी घटना पे रोस्ट है, तो आप ये साबित कैसे कर लोगे कि वो शख्स जो उसमें दबंग टाइप में हरकतें करता हुआ दिख रहा है और ड्रामेबाजी जो भी डायलॉग्स बाजी हो रही है वो आप ही हैं? एक बात। नंबर 2 बात, यार मुझे बस एक ही चीज़ का कहना है कि यार अगर इतना ही सॉलिड केस था आपका, तो आप उसको अदालत में साबित क्यों नहीं कर पाए? सारे गवाह आपके पास थे, सारी चीज़ें आपके पास थी, हालात आपके पास थे, गवर्नमेंट का सपोर्ट आपके पास था, सब चीज़ें आपके पास थी, लेकिन इतना सब होने के बाद भी आर्यन खान अगर दोषी था तो आप कोर्ट में ये साबित क्यों नहीं कर पाए? तीसरी बात, अगर आपके पास सबूत पक्के नहीं थे, अगर आपको लगता है कि मतलब कहीं कोई कमज़ोरी रह गई, तो आपने गिरफ्तार किया क्यों? ये 3 सवाल मेरे हैं जो बनते हैं समीर वानखेड़े साहब से, क्योंकि सुर्खियों में आना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी भी न्याय व्यवस्था ये कहती है कि किसी निर्दोष के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए, निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक युवक ने, एक लड़के ने 3 हफ्ते से ज़्यादा समय जेल के पीछे बिताया था। ये बहुत बड़ा सवाल है, पूरे सिस्टम पर सवाल उठ गए थे उस समय में। तो प्लीज़ इसका जवाब दीजिएगा। अगर आप एपिसोड देखेंगे तो उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब दें, या आप लोग जो देख रहे हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कमेंट मांगे थे, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सऊदी अरेबिया से, सूरत से, देश के अलग अलग हिस्सों से मेरे पास कमेंट्स आए हैं, और थैंक यू वेरी मच। आप इतनी जगह से देख रहे हैं। अच्छा, मुझे तो आइडिया नहीं होता यहाँ पे कि कौन कहाँ से देख रहा है। अच्छा लगा देख के कि भाई इतनी जगह आप हमारे एपिसोड्स देखे जाते हैं। तो JGM रिएक्ट्स जो है वो सिर्फ देश के नहीं, देश के बाहर भी लोग देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।